नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट पे आगे बात करते हैं। हमने पिछली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में स्टार्टिंग में देखा था, सैकरीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्या रहता है आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, तो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या, आपके कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। देखो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यदि देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है वो कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के बारे में देखें हम लोग तो क्या स्थिति है। तो कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट को 3 रूपों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट की 3 कौन कौन से हैं देखें आप लोग। कार्बोहाइड्रेट की 3 हैं आपके, एक तो होते हैं मोनोसैकेराइड, एक तो कौन से होते हैं मित्रों, मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, एक तो मोनोसैकेराइड होता है मित्रों। एक होता है आपके ओलिगोसैकेराइड, 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 एक मित्रों ओलिगोसैकेराइड होता है। और एक होता है मित्रों पॉलीसैकेराइड। कौन सा आपके, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। इस तरह से बांटा गया है मित्रों, एक मोनोसैकेराइड है, एक ओलिगोसैकेराइड है, कौन सा है, पॉलीसैकेराइड है। देखो मित्रों, मोनोसैकेराइड के आप उदाहरण देखोगे। मोनोसैकेराइड का मतलब है शर्करा की एक इकाई से बने हुए होते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर के कितनी इकाइयाँ, 10 तक होंगी। पॉलीसैकेराइड में 10 से लेकर के हजारों या अनंत इकाइयाँ होती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मित्रों मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण है आपके, एक तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का मित्रों। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज किसका उदाहरण है मित्रों, तो फ्रक्टोज किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का उदाहरण है फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज भी किसका उदाहरण है, तो गैलेक्टोज भी किसका उदाहरण है, मोनोसैकेराइड का। ओलिगोसैकेराइड में आप लोग देखोगे तो ओलिगोसैकेराइड में उदाहरण है आपके माल्टोज है, माल्टोज किसका उदाहरण है, ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है। इसके अलावा आपके लैक्टोज है, लैक्टोज किसका उदाहरण है, तो लैक्टोज भी ओलिगोसैकेराइड का क्या है, उदाहरण है आपके। इसके अलावा आपके सुक्रोज है, सुक्रोज, सुक्रोज भी किसका उदाहरण है मित्रों, ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है। तो ये ओलिगोसैकेराइड के उदाहरण है। पॉलीसैकेराइड में आप लोग देखोगे तो पॉलीसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण है, तो पॉलीसैकेराइड के देखें आप लोग कौन से उदाहरण है। तो एक तो है आपके स्टार्च, स्टार्च किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का है मित्रों। इसके अलावा है आपके ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन भी किसका उदाहरण है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब किसके उदाहरण है मित्रों, पॉलीसैकेराइड के उदाहरण है। एक तो डायरेक्ट आप लोगों से उदाहरण छटवा सकता है इस तरह से, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, डायरेक्ट कह सकता है उपरोक्त में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, कौन सा ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है, कौन सा पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है मित्रों। तो एक तो उदाहरण छांटने हैं आप लोगों को, ध्यान रखने कि कौन सा किस में आएगा। तो एक टाइप तो ये बनता है मित्रों क्वेश्चनों का। दूसरा इसका टाइप क्या बनता है क्वेश्चनों का मित्रों, इन प्रत्येक पैसे, जैसे ग्लूकोज से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रक्टोज से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। गैलेक्टोज से किस प्रकार के बन सकते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनसे क्वेश्चनों के प्रारूप क्या रहते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे मित्रों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे एक एक बिंदु पर चर्चा स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखो मित्रों, उसके बाद में हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो ग्लूकोज से करेंगे। सबसे पहले जो चर्चा हम लोग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, ग्लूकोज से करेंगे मित्रों। देखो ग्लूकोज को देखा जाए तो आप लोगों ने देखा अभी इस वर्गीकरण में कि जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या कर रहा है, तो इस ग्लूकोज में मित्रों आप लोग क्या देख रहे हो,
कि जो ग्लूकोज को आप लोग लोगे, इस ग्लूकोज के बारे में देखोगे तो देखो, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है आपके? ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ये होता है ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या है? तो C6H12O6 है मित्रों, ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो देखो मित्रों, बात करते हैं हम ग्लूकोज से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए सबसे पहले ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ऊर्जा कौन सा भोज्य पदार्थ देता है? तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ऊर्जा जो देता है वो कौन देता है? ग्लूकोज। तो सबसे पहले ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ, सबसे पहले ऊर्जा देने वाला सबसे पहले ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ। तो सबसे पहले ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज है, सबसे पहले ऊर्जा देता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? ग्लूकोज का। डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं या किसकी बोतल लगाते हैं? तो ग्लूकोज। डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और क्या निकल सकता है? धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? तो धावक या खिलाड़ी भी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किसका इस्तेमाल कर रहे हैं मित्रों? ग्लूकोज का। हाँ, मरीज तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु मरीज को किसकी बोतलें लगाई जा रही हैं? ग्लूकोज की बोतलें लगाई जा रही हैं। धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं मित्रों। इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मित्रों? ग्लूकोज और किसमें? अंगूर में ग्लूकोज शर्करा होती है। अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? ग्लूकोज शर्करा होती है अंगूर में। अंगूर का जो मिठास है वो किसके कारण आता है? ग्लूकोज के कारण आता है। मित्रों ध्यान रखना है, सभी फलों में ग्लूकोज नहीं है। यदि आपसे पूछा जाता है सभी फलों में कौन सी शर्करा है या फलों में कौन सी शर्करा होती है या फल शर्करा किसे कहते हैं, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। लेकिन अंगूर में कौन सी शर्करा होती है? तो आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। इसलिए इस ग्लूकोज शर्करा को क्या कहा जाता है? ग्रेप शुगर कहा जाता है। ग्रेप शर्करा कहा जाता है या ग्रेप शुगर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है मित्रों, या अंगूर शर्करा कहते हैं इसको, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है? अंगूर में पाई जाती है। तो इस तरह के विभिन्न क्वेश्चन आप लोगों से ग्लूकोज को लेकर पूछे जा सकते हैं कि ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 होता है। सबसे पहले ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी सबसे पहले ऊर्जा कौन देगा? तो ग्लूकोज देगा मित्रों। डॉक्टर मरीज को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लूकोज का। धावक या खिलाड़ी तुरंत ऊर्जा प्राप्ति हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ग्लूकोज का। अंगूर में कौन सी शर्करा है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज के कारण ही अंगूर मीठा होगा और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रेप्स शुगर या ग्रेप शर्करा कहा जाता है। किसको मित्रों? ग्लूकोज को। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं फ्रक्टोज। मोनोसैकेराइड के एक उदाहरण तो आपने देखा था ग्लूकोज, दूसरा हम लोग देखते हैं मोनोसैकेराइड का उदाहरण कौन सा? फ्रक्टोज। देखो मित्रों, फ्रक्टोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फलों की जो मिठास है, फलों की मिठास किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। या फलों में मिठास किसके कारण आती है? तो आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज के कारण आती है। इसलिए मित्रों फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फल शर्करा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? फल शर्करा कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए फलों में मिठास किसके कारण आ गई, तो फलों में मिठास फ्रक्टोज के कारण आती है। फलों में जो मिठास होगी वो किसके कारण होगी? फ्रक्टोज के कारण। फलों में मिठास, तो फलों में मिठास किसके कारण होती है मित्रों? तो फलों में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। इसलिए फ्रक्टोज को क्या कह दिया आप लोगों ने? फल शर्करा कह दिया। फ्रक्टोज को फल शर्करा कह दिया। इसके अलावा और क्या है? शहद। शहद की जो मिठास है वो भी किसके कारण होगी? फ्रक्टोज के कारण। शहद में मिठास, यदि आपसे पूछा जाए शहद में मिठास किसके कारण आती है, तो आंसर क्या होगा मित्रों? फ्रक्टोज के कारण आती है शहद में मिठास। और इसलिए इस फ्रक्टोज को क्या कहा जाएगा? इसलिए इस फ्रक्टोज को कहा जाता है मित्रों शहद शर्करा। क्या कहा जाता है? शहद शर्करा कहते हैं। तो देखो फ्रक्टोज को एक तो क्या कहा जाता है? फल शर्करा, क्योंकि फलों की मिठास फ्रक्टोज के कारण होती है। एक इसको क्या कहा जाता है? शहद शर्करा, क्योंकि शहद में मिठास भी किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। तो शहद शर्करा और फल शर्करा किसे कहते हैं? तो फ्रक्टोज को कहा जाता है। इसके अलावा फ्रक्टोज के और क्या है? आपके जो सीमेन है, वीर है, वो आपके मीठा, वीर में मिठास, ये भी किसके कारण आती है? फ्रक्टोज के कारण आती है। और फ्रक्टोज ही वह शर्करा है जो शुक्राणु व अंडाणुओं को ऊर्जा प्रदान करती है। वैसे आप लोग पढ़ते हो कि शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने वाली कोशिकाएं सर्टोली कोशिकाएं, लेकिन शर्करा पूछी जाए तो शुक्राणु अंडाणु को ऊर्जा प्रदान करने वाली शर्करा क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। तो वीर में मिठास किसके कारण होती है? फ्रक्टोज के कारण होती है। शहद में मिठास फ्रक्टोज के कारण है। फलों में मिठास किसके कारण है मित्रों? फ्रक्टोज के कारण है। और फ्रक्टोज से क्वेश्चन आपके और जुड़ सकता है, प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, प्रकृति की सबसे मीठी, प्रकृति की सबसे मीठी, प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। तो प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा पूछी जाए तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। तो फ्रक्टोज को देखो मित्रों क्या कहा जाता है? फल शर्करा कह रहे हो आप लोग फ्रक्टोज को, क्योंकि फलों में मिठास किसके कारण हो रहा है? फ्रक्टोज के कारण हो रहा है। इसको शहद शर्करा कह रहे हो क्योंकि शहद में मिठास किसके कारण आ रहा है? फ्रक्टोज के कारण। वीर में मिठास फ्रक्टोज के कारण आ रहा है, शुक्राणु अंडाणु को ऊर्जा प्रदान कर रही है मित्रों। इसके अलावा प्रकृति की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? तो प्राकृतिक शर्करा कौन सी है? आपके फ्रक्टोज है। तो एक तो मोनोसैकेराइड में आप लोगों ने उदाहरण पढ़ा था ग्लूकोज का मित्रों, एक तो ग्लूकोज का उदाहरण पढ़ा था आपने, एक उदाहरण कौन सा था उसमें? फ्रक्टोज। और तीसरा उदाहरण जो था वो कौन सा था? गैलेक्टोज था मित्रों। तीसरा उदाहरण उसका कौन सा देखा था आप लोगों ने? गैलेक्टोज देखा था मित्रों। मोनोसैकेराइड का तीसरा उदाहरण जो आप लोगों ने पढ़ा था वो गैलेक्टोज पढ़ा था। गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है मित्रों? गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर क्यों कहते हैं मित्रों? गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर जो कहा जाता है, मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? ये जो गैलेक्टोज है मस्तिष्क या ब्रेन की जो भी उपापचयी क्रियाएं उनको क्या प्रदान करती है? ऊर्जा। गैलेक्टोज ब्रेन की उपापचयी क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है? ब्रेन शुगर कहा जाता है। गैलेक्टोज मेन रूप से ड्राई फ्रूट्स में ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए आप लोग क्या कहते हो? आपने देखा होगा कभी लोग कहते हैं कि बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है भाई मित्रों। बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है। कोई भी चीज़ खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ऊर्जा बढ़ती है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उतना ही कार्य ज़्यादा कर पाओगे आप। यदि आपकी बॉडी में ऊर्जा नहीं हुई तो कार्य क्या हो जाएगी? कार्य क्षमता डाउन हो जाएगी आपकी। इसलिए ड्राई फ्रूट्स खाने से दिमाग नहीं बढ़ता है।
आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है मित्रों। क्या बढ़ती है? कार्य क्षमता बढ़ती है उससे। इसलिए आपको ऐसा महसूस होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इस्तेमाल में लेते हैं, वो कहते हैं कि साहब दिमाग बहुत बढ़िया चलता है, याद रहता है लंबे समय। अरे याद क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी है, कार्य अच्छा हो रहा है, दिमाग क्या है? व्यवस्थित है, इसलिए वो याद रह पा रहा है आपको। इसलिए वो क्या रह पा रहा है? आपको याद रह पा रहा है आपकी। जितना दिमाग शांत होगा उतनी चीजें लंबे समय तक याद रह पाती हैं मित्रों। इसलिए कंपटीशन में दिमाग शांत होना बहुत जरूरी है। पढ़ाई से ज़्यादा आपके माइंड का संतुलित रहना बहुत जरूरी है आपके। जितना भी आप पढ़ते हो वो व्यवस्थित कैसे हो को उसके लिए आपका माइंड संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, 15 घंटे पढ़ रहे हो। सिलेक्शन ऐसे नहीं होते हैं। सिलेक्शन के लिए एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। चाहे आप पढ़ो 6 घंटे 24 घंटे में से, लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए। और जो आप पढ़ रहे हो, जो 6 घंटे आप पढ़ रहे हो, उसका आउटपुट कितना है उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, उसका आउटपुट कितना है उस पर निर्भर करती हैं चीज़ें। एक व्यक्ति 6 घंटे पढ़ता है, उसका 6 घंटे का 7 अच्छा आउटपुट है, एक बेटर आउटपुट है। कोई 15 घंटे पढ़ रहा है, उससे कोई चीज़ पूछी जाए क्या पढ़ा तूने, यार ध्यान नहीं है। अरे यार इससे बढ़िया तो पढ़ता नहीं, बढ़िया सो लेता, दिमाग संतुलित रहता। तो इसलिए कंपटीशन में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका माइंड संतुलित हो, क्योंकि आप लोगों को केवल रूम या क्लासरूम तक ही याद नहीं रखनी है वो चीज़ें, एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचा करके एग्ज़ाम में प्रेजेंट करनी है वो चीज़ें। मेन उद्देश्य है हमारा। यहाँ कोई इंटेलिजेंटी नहीं परखी जाती हैं कंपटीशन में। कंपटीशन में एग्ज़ाम हॉल में इंटेलिजेंटी परखी जाती है। जो एग्ज़ाम को फाइट कर पाता है, जो सेलेक्ट हो पाता है, वो इंटेलिजेंट है, बाकी सब गधे हैं। कंपटीशन में इंटेलिजेंटी नंबरिंग से नहीं होती है, स्कोरों से। जो सेलेक्ट वो इंटेलिजेंट, बाकी जो अनसेलेक्ट वो गधा। 2 ही उपचार है कंपटीशन के अंदर। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, टेस्ट सीरीज वगैरह इनको यूज़ लेते हैं और बहुत अच्छी मार्किंग होती है उन लोगों की, और जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं ख़त्म चंद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं पढ़ते जब भी बढ़िया था। इसलिए जितना पढ़ो एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ो, जिससे वो लंबे समय तक व्यवस्थित रहे। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उस चीज़ को आप माइंड में ध्यान रखो, माइंड में रखो व्यवस्थित, कि इस चीज़ को हमें एग्ज़ाम हॉल तक पहुंचाना है, एग्ज़ाम में रिप्रेजेंट करना है इस चीज़ को बेटर तरीके से। इस तरह से किसी चीज़ को पढ़ा जाए। जरूरी नहीं है आप किसी भी एग्ज़ाम का 100% सिलेबस कवर करो, आप 90% सिलेबस कवर कर लो, लेकिन 90% ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन आ जाए तो बाहर नहीं निकले, बहुत है, सिलेक्शन निकल जाएगा आप लोगों का। तो मोनोसैकेराइड के उदाहरण थे, एक तो ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज और एक गैलेक्टोज। आप लोगों ये मोनोसैकेराइड के उदाहरण थे। फिर हम लोग चर्चा करते हैं ओलिगोसैकेराइड। मित्रों ओलिगोसैकेराइड में आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि जो ओलिगोसैकेराइड है वो ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं। ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं मित्रों। तो ओलिगोसैकेराइड में अभी आप लोगों ने देखा था कि ओलिगोसैकेराइड के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो ओलिगोसैकेराइड का आप लोगों ने एक उदाहरण देखा था माल्टोज। क्या देखा था आपने? माल्टोज देखा था। माल्टोज में यदि आप लोग देखोगे तो ये जो माल्टोज आपने उदाहरण देखा था, माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम क्या होगा? माल्टेज। ओज लग जाएगा कार्बोहाइड्रेट है, एज लग जाएगा एंजाइम है, एज लगेगा तो एंजाइम। तो माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है मित्रों? माल्टेज। माल्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? माल्टेज है। और इस माल्टोज के जो स्रोत देखे जाएं तो जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं माल्टोज के वो क्या हैं आपके? जौ है, ज्वार है, जौ, ज्वार, गेहूँ, बाजरा, ये काफ़ी ठीक स्रोत हैं इसके। जौ, ज्वार, गेहूँ, बाजरा ये स्रोत हैं इसके। ऐसे जौ, ज्वार वगैरह इनका तो इस्तेमाल एक चीज़ में और किया जाता है, आप लोगों को भी देते हो तो किस में किया जाता है?
अल्कोहल निर्माण में, अल्कोहल फॉर्मेशन में किया जाता है मित्रों। यदि अल्कोहल निर्माण को देखा जाए, अल्कोहल निर्माण, अल्कोहल निर्माण, अल्कोहल निर्माण को जब आप लोग देखोगे तो अल्कोहल निर्माण की क्या स्थिति है। देखो, अल्कोहल के निर्माण के लिए हम लोग देखें तो ये एक फर्मेंटर है इस तरह के मित्रों, एक तरह से कुआं टाइप का ही मान लो फर्मेंटर का मतलब ये रहा, ठीक। अब इसमें क्या किया आपने, इसमें आप लोगों ने एक तो क्या किया कि इसमें जो ज्वार गेहूं जिसकी भी आप बनाना चाह रहे हो अल्कोहल, आप लोगों ने उस बोरी उसमें से गेहूं जो ज्वार जिसकी भी बनाना चाह रहे हो इस फर्मेंटर में डाल दिया। आप लोगों ने जिसकी भी बनाना चाह रहे हो वो डाल दिया। इसके बाद में इसमें क्या डाल दिया मित्रों, पानी डाल दिया, जल डाल दिया, इसमें जल डाल दिया आप लोगों ने, ये जल डाल दिया, ठीक। तो एक तो आप लोगों ने क्या डाला इसमें, तो एक तो आप लोगों ने क्या डाला इसमें, मान लो आप किसकी बनाना चाह रहे हो, जो की ज्वार की जिसकी भी अल्कोहल बनाना चाह रहे हो वो डाल दिया आप लोगों ने, जिसकी भी बनाना चाह रहे हो, जो ज्वार गेहूं बाजरा जिसकी भी चाह रहे हो आप लोग। इसके बाद में इसमें क्या मिला दिया है आप लोगों ने, इसमें जल डाल दिया है, जल डाल दिया। लेकिन ये कोई पूछने की चीज़ नहीं है, पूछने की क्या चीज़ होगी मित्रों, देखो इसको इन सारी चीज़ों को डाल करके इसको क्या कर देते हैं हम लोग, फर्मेंटर को बंद कर देते हैं, पूर्णतः बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो अंदर की वायु बाहर नहीं जाएगी, बाहर की अंदर नहीं आएगी, अंदर की बाहर नहीं, बाहर की अंदर नहीं आएगी। इस क्रिया को क्या कहा जाएगा मित्रों, किण्वन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, किण्वन कहा जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किण्वन अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है तो आंसर क्या होगा, किण्वन कहा जाता है। ध्यान रखना अवायवीय और होता है और लोग वाग इसी को अवायवीय से जोड़ देते हैं किण्वन वाले, क्योंकि दोनों एक जैसी लगती हैं, लेकिन अवायवीय अलग चीज़ है, किण्वन अलग चीज़ है। बिल्कुल अवायवीय हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, अवायवीय अलग चीज़ है और किण्वन अलग चीज़ है। इस पर भी एक वीडियो मिलेगा आप लोगों को कि किण्वन और अवायवीय में क्या अंतर है, उस पर भी बनाएंगे एक दिन। तो जो किण्वन है, अल्कोहल निर्माण की प्रक्रिया अवायवीय नहीं है, कौन सी है, किण्वन प्रक्रिया है। अल्कोहल का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसमें जो ज्वार डाल दिए, जल डाल दिया। इसके अलावा और क्या डाला जाता है इसमें, इसके अलावा डाला जाता है आपके ईस्ट या खमीर। क्या डाला जाता है आपकी, ईस्ट या फिर क्या बोलते हो आप, खमीर बोलते हो इसको, ईस्ट या खमीर डालते हैं आप लोग। और ईस्ट या खमीर एक क्या है, आ चुका है पहले एग्जामों में, ईस्ट या खमीर एक है। तो ईस्ट या खमीर एक क्या है आपके, कवक है। ईस्ट या खमीर क्या है, कवक है। तो ईस्ट या खमीर डाल दिया और इसके अलावा इसमें और क्या डाल दिया आपने, जाइमेज एंजाइम। क्या मिला दिया आप लोगों ने, जाइमेज एंजाइम मिला दिया, जाइमेज एंजाइम मिला दिया। ये सब चीज़ें फर्मेंटर में डाल दी आपने, जाइमेज एंजाइम डाल दिया, ईस्ट या खमीर कवक डाल दिया, इसमें आप लोगों ने जल डाल दिया, जो ज्वार डाल दिए, सारी चीज़ें डाल दी। इसको पैक कर दिया, पैक कर दिया मित्रों। पैक करने के बाद में अब इसको कुछ दिन के लिए पैक रखा जाता है, ऊपर से कुछ खाली रखा जाता है। अब इसमें इनकी क्रिया होंगी, फर्मेंटेशन होगा, किण्वन होगा, किण्वन से ये टूटेंगे जो ज्वार, ये सब जाइमेज एंजाइम कार्य करेगा इन पर, ईस्ट या खमीर फर्मेंटेशन के कार्य को करेंगे। अब फर्मेंटेशन के द्वारा ईस्ट या खमीर की संख्याएं बढ़ेंगी। अब इसमें क्या निकलेगी, एक तो गैस निकलती है मित्रों, इस खाली जगह जिसमें गैस एकत्रित हो रही है, उस गैस का नाम क्या है मित्रों, तो उस गैस का नाम है CO2 गैस। क्या नाम है उस गैस का, CO2 गैस। तो एक तो CO2 निकलती है इसमें से। इसके अलावा और क्या बनता है इसमें, इसमें अल्कोहलिक उत्पाद बनते हैं मित्रों। एक तो क्या बनता है आपके, एथिल अल्कोहल। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। तो एक तो एथिल अल्कोहल बनता है इसमें। इसके अलावा क्या बनता है आपके, मेथिल अल्कोहल।
क्या बनता है मित्रों, मेथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल बन गया और मेथिल एल्कोहल बन गया। एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल के निर्माण हो गए आपके। अब एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल से आप लोगों के लेवल पर कैसे क्वेश्चन रह सकते हैं, पूछे जा सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, देखिए आप लोग। और इस CO2 को लेकर के कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये हमारे मेन बिंदु हैं आपके। यहाँ डायरेक्ट यदि आपसे पूछा जाए एल्कोहल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो सीधा आंसर क्या टिक होगा, किण्वन द्वारा होता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, यदि आपसे पूछा जाता है एल्कोहल निर्माण की क्रिया में कौन से कवक का इस्तेमाल किया जाता है, तो ईस्ट या खमीर कवक का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ईस्ट या खमीर एक है, तो क्या एक कवक है आपके। इसके अलावा एल्कोहल निर्माण में कौन से एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, तो जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब एल्कोहल निर्माण के दौरान किसका, एथिल एल्कोहल बन गया, मेथिल एल्कोहल बन गया, CO2। इन सब चीज़ों को उच्च ताप पर CO2 को तो पहले पृथक कर लिया जाता है, बाकी इन एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल और अन्य अशुद्धियों को उच्च तापों पर, अलग अलग ताप पर इनको पृथक किया जाता है। जब आप एल्कोहलिक इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ देखोगे इनको अलग अलग तापों पर क्या किया जाता है, सबको पृथक किया जाता है मित्रों। एथिल एल्कोहल अलग अलग ताप पर पृथक कर लेते हैं, मेथिल एल्कोहल को अलग कर देते हैं, अशुद्धियों को अलग पृथक कर लिया जाता है। ये जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है मित्रों C2H5OH। ये इसका अणुसूत्र होता है एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का उपयोग किस में किया जाता है, तो एथिल एल्कोहल ये एब्सोल्यूट एल्कोहल शुद्ध एल्कोहल है, जो उसकी शुद्धता 99.99 होती है मित्रों, 99.99 होती है एथिल एल्कोहल की शुद्धता, जो एब्सोल्यूट एल्कोहल के नाम से जानी जाती है आपके। एथिल एल्कोहल का उपयोग किस में कर रहे हो आप, एक तो कर रहे हो आप औषधि निर्माण में या मेडिसिन में कह सकते हो आप लोग, इसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कफ सिरप वगैरह आती है ना, उनमें क्या आता है, एथिल एल्कोहल आता है। कफ सिरप वगैरह आती हैं, उनमें एथिल एल्कोहल आता है कम मात्रा में। तो एक तो औषधि निर्माण में कह सकते हो। दूसरा, आप इस्तेमाल किस में कर रहे हो, इसका शराब बनाने में कर रहे हो। शराब बनाने में किसका इस्तेमाल कर रहे हो मित्रों, एथिल एल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो एक तो औषधि निर्माण में कर रहे हो, एक किस में कर रहे हो आप लोग इसका उपयोग, शराब बनाने में इस्तेमाल में कर रहे हो एथिल एल्कोहल को। शराब बनाने में इस्तेमाल में ले रहे हो एथिल एल्कोहल को, जिसमें आप देखोगे कि जो रम है, जो हार्ड ड्रिंक बोल रहे हो जिसको आप लोग, रम में लगभग 55 से 60% क्या होती है, एथिल एल्कोहल होती है। 55 से 60% होती है। और जो बियर है, उस बियर में कितनी होती है मित्रों, तो बियर में लगभग कितनी होती है, 8 से 15% होती है। तो रम में लगभग 55 से 60 होती है और बियर में लगभग 8 से 15% एथिल एल्कोहल होती है मित्रों। इसके बाद मेथिल एल्कोहल को देखा जाए तो मेथिल एल्कोहल का यदि आप देखोगे अणुसूत्र क्या है, तो मेथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है CH3OH। और मेथिल एल्कोहल एक विषैली एल्कोहल है, या इसको विषैली शराब के नाम से जाना जाता है। क्या ये एक विषैली शराब है, मेथिल एल्कोहल है। जो मेथिल एल्कोहल के उपयोग से व्यक्ति अंधा हो जाता है। मेथिल एल्कोहल के उपयोग से व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। और यदि आवश्यकता से ज़्यादा प्रयोग करे, इसका ज़्यादा प्रयोग कर लेगा, तो उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो जाएगी। मेथिल एल्कोहल से व्यक्ति अंधा हो जाता है और ज़्यादा प्रयोग करता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मेथिल एल्कोहल का इस्तेमाल कुछ मात्रा में इत्र में किया जाता था, इसका जिसकी तीव्र गंध होती थी आपके। अब बात आती है CO2। ये जो CO2 है, इस CO2 का जो प्रयोग है वो आप लोग अन्य इंडस्ट्री के लिए करते हो। फिर यहाँ से CO2 एकत्रित करके इसको दूसरी इंडस्ट्रियों में पहुँचाया जाता है। उसमें से एक तो आपके बियर में ही करते हो, एक तरह से आप कह सकते हो कि CO2 का प्रयोग किस में करते हैं, प्रशीतक के रूप में।
इस CO2 का इस्तेमाल जो किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक के रूप में किस में करोगे आप लोग? तो प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है किसमें? एक तो किया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, कोल्ड ड्रिंक्स। तो यदि आपसे कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है और एक किस में किया जाता है? आपके बियर में किया जाता है इसका इस्तेमाल। बियर और कोल्ड ड्रिंक्स में किया जाता है मित्रों, बियर और कोल्ड ड्रिंक्स में। हाँ, बियर और कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में CO2 भरी जाती है इनके साथ, और जब इसको फ्रीज में या रेफ्रिजरेटर में जब रखा जाता है तो इससे क्या होती है? ठंडी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक से बियर है, जब इसमें से गैस निकल जाती है, जैसे आपने इस्तेमाल ली कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी यूज़ आनी थी उतनी ले ली आपने, और दोबारा से ढक्कन लगा करके फिर इसको फ्रीज में रख दो। उतनी ठंडी नहीं होगी क्योंकि CO2 निकल गई, उतनी ठंडी नहीं होगी ये, और दूसरा धीरे धीरे टेस्ट कम होता जाएगा आपकी। तो CO2 एक प्रशीतक के रूप में इस्तेमाल में ली जाती है, बियर है, कोल्ड ड्रिंक्स है, इनमें आपके। तो इस तरह से आपके किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का निर्माण होता है। एल्कोहल के निर्माण की विधायक या एल्कोहल का निर्माण इस तरह से होता है मित्रों। तो ये एल्कोहल का निर्माण है आपके। तो एल्कोहल का निर्माण इस तरह से होगा। लेकिन जो शराब बन रही है, एल्कोहल बन रही है, ये जो शराब है, यदि आपसे कहा जाए कि शराब को खराब करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो शराब को खराब करने के लिए मित्रों क्या मिलाया जाता है? आयोडीन मिलाया जाता है। जैसे शराब पकड़ में आती है ना, अवैध शराब, उसको डिस्ट्रॉय करना होता है। तो डिस्ट्रॉय करने से पहले क्या किया जाता है? उसको खराब किया जाता है, फिर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो शराब को खराब करने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है? आयोडीन। शराब में परिरक्षक के रूप में क्या इस्तेमाल में लिया जाता है? तो शराब में परिरक्षक के रूप में कौन सा? बेंजोइक अम्ल। शराब में परिरक्षक के रूप में क्या इस्तेमाल में लिया जाता है? बेंजोइक अम्ल इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ये मित्रों इस तरह से अल्कोहल को लेकर के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर बन सकते हैं। और देखो बाल्टोज की बात चल रही, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से खिसक जाता है, इस तरह से क्वेश्चन खिसक जाता है मित्रों। ये कंपटीशन है, कंपटीशन में पढ़ते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्वेश्चन किस किस रूप में बन सकता है, आपकी क्वेश्चन के कौन कौन से रूप रह सकते हैं मित्रों। तो ये ओलिगोसैकेराइड का एक उदाहरण था माल्टोज, जिससे संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं मित्रों। दूसरा इस ओलिगोसैकेराइड का मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जिससे हम दूसरे उदाहरण पर चर्चा कर सकें मित्रों। अब दूसरा उदाहरण देखें मित्रों। दूसरा उदाहरण आप लोगों के लिए जो बताया था इसका, वो दूसरा उदाहरण कौन सा बताया था मित्रों? दूसरा उदाहरण आप लोगों के लिए इसमें बताया था, वो था लैक्टोज। कौन सा था? लैक्टोज था। अब यदि आप लोग लैक्टोज की बात करोगे तो जो लैक्टोज है, इस लैक्टोज से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से? तो लैक्टोज को तोड़ने वाला एंजाइम तो लैक्टेज हो गया, स्वाभाविक है, कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन लैक्टोज से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं आप लोगों से? तो जो दूध में मिठास किसके कारण आती है? तो दूध में मिठास लैक्टोज के कारण आती है। इसका मतलब दूध में कौन सी शर्करा होगी? तो लैक्टोज शर्करा होगी। इसलिए लैक्टोज शर्करा को क्या कहा जाता है मित्रों? दुग्ध शर्करा कहा जाता है। मिल्क शुगर कहते हैं हम लोग, दुग्ध शर्करा कहते हैं, क्योंकि दूध में पाई जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा, जब कच्चा दूध बोलते हैं, जिसको आप गर्म नहीं करते हैं, उस दूध को आप पी तो मीठा लगता है वो आपको। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। जैसे आप गर्म करते हो, लैक्टोज विघटित हो जाती है आपकी। तो दूध में जो मिठास होगी वो किसके कारण होगी मित्रों? लैक्टोज शर्करा के कारण होती है, लैक्टोज शर्करा के कारण होती है। अब बात आती है कि जो दूध है, ये जो दूध है, इस पर यदि हम लोग चर्चा करें तो दूध से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो, ये जो दूध है, यदि इससे चर्चा करें तो दूध को किसमें? दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? दूध को दही में परिवर्तित करने वाला मित्रों एंजाइम कौन सा होता है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम, तो यदि एंजाइम पूछा जाए तो आंसर क्या होगा आपके? रेनिन एंजाइम होता है।
ये छोटे बच्चों में सक्रिय रहता है ज़्यादातर। 0 से 6 माह के बच्चों में सर्वाधिक इसकी सक्रियता होती है रेनिन एंजाइम की। पाचन तंत्र में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसका। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर कौन सा होता है? रेनिन होता है आपके। इसके अलावा देखें, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है आपको? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा हो गया मित्रों? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। तो दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम हो गया। फिर उसके बाद देखें आप लोग, ये जो दूध है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस हो गया। यदि आपसे पूछा जाए दही में खटास या दही में खटास किसके कारण आती है? तो दही में खटास किसके कारण आती है, या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल होता है। दही में खटास किसके कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपके। और देखें, दही में कौन सा जीवाणु पाया जाएगा? तो जीवाणु तो कौन सा होगा? अभी आपने देखा है दूध को दही में कौन परिवर्तित कर रहा है? लैक्टोबैसिलस। तो दही में कौन सा जीवाणु होगा? तो आंसर क्या होगा आपके? लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु होगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा मित्रों दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु होगा। दही में खटास किसके कारण आ रही है? लैक्टिक अम्ल के कारण आ रही है। लेकिन छाछ और मक्खन में जो खटास है वो खटास किसके कारण आती है? तो छाछ और मक्खन में मित्रों जो खटास आती है वो किस अम्ल के कारण आती है? तो छाछ और मक्खन में जो खटास आती है वो आती है आपके ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आती है मित्रों। छाछ और मक्खन में जो खटास आएगी वो किसके कारण आएगी? ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आएगी। तो छाछ और मक्खन में जो खटास आती है वो किसके कारण आती है? ब्यूटायरिक अम्ल के कारण आती है। तो छाछ और मक्खन में खटास ब्यूटायरिक अम्ल के कारण। दही में कौन सा जीवाणु? लैक्टोबैसिलस। दही में खटास लैक्टिक अम्ल के कारण। दही में खटास किसके कारण आती है? लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला एंजाइम हमारे आमाशय में कौन सा है? रेनिन होता है, बच्चों में ज़्यादा सक्रिय होता है आपके। और दूध की शुद्धता का मापन, दूध की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? तो दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है किससे? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है मित्रों लैक्टोमीटर से। तो यदि आपसे पूछा जाए दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो आंसर क्या होगा? लैक्टोमीटर से मापी जाती है आपकी। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं आप लोग। इस तरह से लैक्टोज को लेकर के विभिन्न टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं मित्रों। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं मित्रों। सबका ये संग्रह, सबका क्या है? एक संग्रह है आपकी। कई एग्जामों में लगातार यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं मित्रों इस चीज को लेकर के। तो एक तो ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण माल्टोज था, एक लैक्टोज है, और एक उदाहरण आप लोगों ने कौन सा देखा था इसका? तो एक उदाहरण आप लोगों ने देखा था कौन सा? सुक्रोज। कौन सा उदाहरण था? सुक्रोज था मित्रों। सुक्रोज पर यदि आप बात करो तो जो सुक्रोज है, ये जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को यदि आप लोग देखोगे तो इस सुक्रोज को कहा जाता है टेबल शुगर, मेज शर्करा कहा जाता है। हमारे घरों में जो चीनी काम में आती है वो चीनी का रूप कौन सा है? सुक्रोज ही तो है। चीनी जो काम में आती है वो कौन सा रूप है? सुक्रोज ही है, सुक्रोज ही होता है, इसे टेबल शुगर कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैंने बताई थी, उसकी वीडियो भी है, आप जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो देखना इस चैनल पर। प्रकाश संश्लेषण में मैंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्लूकोज।
सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होगा। जब पत्तियों से विभिन्न भागों तक ये भोज्य पदार्थ पहुंचेगा तो किसके रूप में स्थानांतरित होगा? तो किसके रूप में स्थानांतरित हो रहा था? सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित हो रहा था मित्र। इस तरह से हम लोगों ने सुक्रोज के बारे में पहले भी पढ़ा था आपके। तो ये आपके कौन से थे? ओलिगोसैकेराइड थे मित्रों। अगला है आपके पॉलीसैकेराइड। लेकिन पॉलीसैकेराइड की मित्रों हम लोग जो चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। उसमें जो पॉलीसैकेराइड के उदाहरण हैं उन सभी पॉलीसैकेराइड के उदाहरणों पर विस्तार से हम लोग इसी तरह से चर्चा करेंगे। मित्रों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।